गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जब उत्तर भारत में हिंदू संस्कृति कुछ कमजोर पड़ने लगी, उसी समय दक्कन की धरती पर एक नया सांस्कृतिक सूर्य का उदय हो रहा था। आर्यों का प्रभाव पूरे प्रायद्वीप में पहुंच चुका था और आर्य द्रविड़ संस्कृति के संगम से जन्म ले रहा था एक तेजस्वी, जीवंत और अनोखा सांस्कृतिक मिश्रण, जिसने आगे चलकर संपूर्ण भारतीय सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया। दक्कन की राजनीति दो केंद्रों पर घूमती थी, एक पश्चिमी दक्कन और दूसरा कोला देश यानी कोरोमंडल तट। इन दोनों क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले राजवंशों के बीच संघर्ष ही मध्यकालीन दक्कन का इतिहास था। इसके साथ साथ कई छोटे राज्य भी थे, कुछ कर देते थे, कुछ समय आने पर शक्ति प्राप्त कर बड़े राज्यों को चुनौती भी देते थे। उत्तरी दक्कन में वाकाटक उसी समय समाप्त हो गए जब गुप्त भी ढह रहे थे और 6ठी शताब्दी के मध्य में दक्कन के पश्चिम और मध्य हिस्सों पर शासन करने लगे चालुक्य, जिनकी राजधानी थी बदामी। इनमें सबसे महान राजा था पुलकेशन द्वितीय, हर्ष का समकालीन, और वही राजा जिसने उत्तर के इस सम्राट को सफलतापूर्वक रोका। लेकिन अपने जीवन के अंत में पुलकेशन को हार का सामना करना पड़ा और विजेता था नरसिंह वर्मन, कांचीपुरम का पल्लव राजा। पल्लव जो 4ठी शताब्दी से शासन कर रहे थे, महान मंदिर निर्माता थे और दक्षिण में आर्य संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देते थे। 7वीं शताब्दी में चालुक्य का विभाजन हुआ, पूर्वी और पश्चिमी चालुक्य। लेकिन अगले ही दशक में पश्चिमी चालुक्यों को हटाकर सत्ता में आए राष्ट्रकूट, जिनकी राजधानी थी मायाखेट। राष्ट्रकूटों की राजनीति उत्तर की ओर दिखती थी। वे बार बार नर्मदा पार कर आक्रमण करते रहे। फिर 973 में एक नए चालुक्य वंश ने कल्याणी से शासन शुरू किया और 12वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन को नियंत्रित किया। जब यह साम्राज्य टूटा तो 3 शक्तियां उभर कर सामने आई: देवगिरी के यादव, तेलुगु देश के ककाइती और मैसूर के होयसाल। कांची के पल्लव धीरे धीरे कमजोर होते गए और 9वीं शताब्दी के अंत में उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तंजावुर के चोल राजाओं आदित्य प्रथम और परांकत प्रथम ने। चोल तमिल परंपरा के 3 महान राजवंशों में से एक, जो पल्लव के अधीन लगभग दब चुका था, अब पुनः उठ खड़ा हुआ। अगले 300 वर्ष तक चोल साम्राज्य ने कोरोमंडल तट और दक्षिण भारत को स्थिरता और समृद्धि से भर दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अपने चरम पर पहुंचा। चोलों के महानतम राजा थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। राजराज ने श्रीलंका जीता और राजेंद्र ने भूमि मार्ग से अपनी शक्ति गंगा के मुहाने तक पहुंचाई। फिर आया भारत के इतिहास का एक अनोखा अध्याय, राजेंद्र प्रथम का विशाल नौसेना अभियान। एक ऐसा अभियान जिसने वर्मा, मलाया और सुमात्रा के हिस्सों पर अधिकार किया। माना जाता है कि यह अभियान उन इंडोनेशियाई राज्यों को शांत करने के लिए भेजा गया था जो दक्षिण भारत, चीन व्यापार में समुद्री लूटपाट करते थे। हालांकि यह नियंत्रण अधिक समय तक नहीं रहा, लेकिन राजेंद्र का यही समुद्री अभियान भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। चोलों का नियंत्रण उत्तरी श्रीलंका पर 1070 तक बना रहा, लेकिन सिंहली राजा विजयबाहु प्रथम ने उन्हें वहां से निकाल दिया। इसके बाद चोल शक्ति घटने लगी, मदुरई के पांड्य उठने लगे और उत्तर के चालुक्यों का दबाव बढ़ गया। इसी समय श्रीलंका में विजयबाहु ने समृद्धि का एक नया युग शुरू किया, जो आगे जाकर सिंहली इतिहास के महानतम राजा पराक्रम बाहु प्रथम के शासन में चरम पर पहुंचा। उनकी राजधानी पोलनरुआ आज भी उनके वैभव की कहानी कहती है। एक समय तो पराक्रम बाहु ने पांड्यों के विद्रोह का लाभ उठाते हुए भारतीय तटों पर आक्रमण किया और कुछ समय के लिए मदुरई पर अधिकार भी कर लिया।